अप्रैल को लोकसभा और साथ ही 4 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, जिसके बाद 8 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी यानी कि उनके दस्तखत के साथ ये बिल कानून का रूप ले चुका है। लेकिन संसद भवन से मेजॉरिटी में पास होने वाला ये कानून आज उसी संसद भवन से करीब 3.5 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वक्फ संशोधन कानून का मामला देश भर में चर्चा का केंद्र बना है, क्योंकि ये न केवल धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है, बल्कि संपत्ति के अधिकार और संवैधानिकता के सवालों को भी उठाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई बुधवार 16 अप्रैल के बाद लगातार दूसरे दिन हुई, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच ने मामले को सुना। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया कि आप अपना जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ताओं को केंद्र के जवाब के 5 दिन बाद अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि यह मामला अब 5 मई 2025 को अगली सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के अमल पर तत्काल रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट की तरफ से कुछ अंतरिम आदेश भी जारी किए गए हैं, जैसे कि पहला ये कि वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। दूसरा ये कि पहले से जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड जो अधिसूचित वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आज 3 प्रमुख मुद्दों पर चिंता जाहिर की, जो कि आज भी इस चर्चा का हिस्सा रही। पहला, कोर्ट ने यह पूछा कि बिना दस्तावेज वाले वक्फ बाय यूजर को कैसे खत्म किया जा सकता है। यह प्रावधान लाखों संपत्तियों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, नए कानून में कलेक्टर की यह जांच करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ है या फिर सरकारी। कोर्ट ने उसे लेकर सवाल उठाए कि जांच लंबित रहने तक संपत्ति को गैर वक्फ घोषित करना गलत हो सकता है। तीसरी बात, वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान संवैधानिक समानता के सवाल उठाता है। सीजेआई ने पूछा कि क्या हिंदू मंदिर बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। तो ये 3 बातें थी जिनको लेकर सीजेआई ने अपनी चिंता को जाहिर किया है। कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी, अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है। और आने में जो सुनवाई होगी, हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए, और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। इसमें वक्फ में गैर मुस्लिम होना जो कहा गया, क्योंकि गैर मुस्लिम की जमीन को भी वक्फ में शामिल करने की बात 1995 के एक्ट के बाद से है। तो इसलिए इसमें अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो गैर मुस्लिम की कम से कम जो जमीन है उसका अधिकार को वो सुरक्षित रह सके। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले को लेकर सुनवाई आज भी जारी रही। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और RJD के सांसद मनोज झा जैसे नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इस कानून के समर्थन में हैं। भारत में लगभग 8.7 लाख वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो कि 9.4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई हैं, और जो इसकी अनुमानित कीमत है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव,
जैसे कि तिरुचेंदुरई, जिसे वक्फ की संपत्ति घोषित करने की कोशिश की थी, और इस घटना ने ही इस पूरे विवाद को जन्म दिया था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 को लागू किया गया और ये 44 संशोधनों के साथ 1923 के मुस्लिम वक्फ अधिनियम को रद्द करता है और 1995 के वक्फ अधिनियम को उम्मीद अधिनियम में बदलता है। इस नए कानून में वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को कम करने, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर चल रही सुनवाई के बीच एक बहस सोशल मीडिया पर भी चल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये गरीब मुसलमानों के हित में है, तो वहीं कुछ ने ये सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से ज्यादा ताकतवर है। सवाल यही कि क्या संसद सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर है। यह सवाल सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बना ही था कि इस पूरे मामले में कैसे वीडियो ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली, जिसका एक एक शब्द इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती। यह बयान उस फैसले के जवाब में आया जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्न्स की छठी बैच को संबोधित करते हुए 3 प्रमुख बातें कही, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहली बात, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दिया। इस अगर अनुच्छेद की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को यह अनुच्छेद विशेष शक्तियां देता है, जिसके तहत कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो कि न्याय के लिए जरूरी हो। और इसी को लेकर धनखड़ ने कहा कि यह शक्ति अब 24/7 उपलब्ध हथियार बन गई है, जो कि लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। दूसरी बात, धनखड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस घटना को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जजेस के खिलाफ एफआईआर के लिए विशेष अनुमति क्यों चाहिए। अगर मेरे घर नकदी मिलती तो जांच इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट की स्पीड से होती। तीसरी बात, जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा वाले मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 3 जजेस की समिति को भी निशाने पर लिया। उन्होंने ये पूछा कि क्या ये समिति संसद से पारित किसी कानून के तहत बनी है। उन्होंने कहा कि ऐसी समितियां सिर्फ सिफारिशें दे सकती हैं, लेकिन जांच कार्यपालिका का ही काम है। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3), Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये पूरी बात क्यों कही है, इसकी एक बैक स्टोरी भी आपको बताते हैं। दरअसल बीते 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के मामले में एक फैसला सुनाया था। राज्यपाल ने कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को विधेयकों पर 3 महीने में फैसला लेना होगा, वरना वो कानून बन जाएगी। और ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा को तय किया, और जगदीप धनखड़ अब इसे ही असंवैधानिक हस्तक्षेप बता रहे हैं।
यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि जगदीप धनखड़, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, पहले भी न्यायपालिका पर सवाल उठाते रहे हैं। साल 2022 में उन्होंने एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा था कि जुडिशरी कभी भी विधायिका या फिर कार्यपालिका नहीं बन सकती, क्योंकि शासन के एक अंग की दूसरे अंग के काम करने के क्षेत्र में किसी तरीके की घुसपैठ शासन की व्यवस्था को भंग कर सकती है। साल 2023 में उन्होंने 1973 के केशवानंद भारती मामले में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को भी गलत ठहराया था। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जो कुछ भी कहा, यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र में शक्ति संतुलन का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम कानूनी प्रहरी है, लेकिन अब ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ऐसे में एक सवाल तो यह भी है कि क्या यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की शुरुआत है या फिर लोकतंत्र को मजबूत करने की एक कोशिश है?